अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो होपफुली सब ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह। तो बच्चे, हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो अगर आपको याद हो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 हाइड्रोकार्बन्स के नाम से। अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये बेसिक क्लासेस हमने स्टडी करनी थी। अल्केन को हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन हमने स्टार्ट किया हुआ, इसके बारे में 5 चीज़ें पढ़नी थी, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी अल्कीन के बारे में। ये थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है? ये थर्ड हमने लिखा हुआ है ना, तो इस थर्ड का मतलब ये नहीं समझ लेना वीडियो पहले से शुरू हुई थी। तो ये थर्ड असल में वो थर्ड कह लें वो पर्टिकुलर फीचर है अल्केन का, अल्कीन का सॉरी, जो हम बारी बारी अल्केन के लिए पढ़ चुके हैं और अल्कीन के लिए भी वही कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? और फिर अल्काइन के लिए भी यही पढ़ना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। जी, तो स्टूडेंट्स ये कुछ डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया टाइम सेव करने के लिए, ठीक है? तो चीज़ें देखें जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल स्टेट। तो देखें ये बिल्कुल अल्केन की तरह चलेगा बेटे। अल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, बिल्कुल उसी मैनर में चीज़ें उसी तरह वेरी कर रही होंगी, उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होंगी जो हमने अल्केन्स के लिए स्टडी किए थे। बहुत कम चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी, हाँ मतलब नए पॉइंट्स होंगे ज़रूर, ठीक है? नई चीज़ें हमें मिलेंगी ज़रूर। बाकी चीज़ों की डिपेंडेंस वगैरह आप जो है वो सब समझ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो समझ नहीं है, वो फैक्टर्स का नहीं पता, तो बेटा उसको एक मरतबा अल्केन का वीडियो देख लेना चाहिए। तो यूट्यूब पे लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, तो केमिस्ट्री बाय प्रोफेसर असलान के नाम से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला जो है वो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का यही मतलब है कि भाई आपके पास जो अल्कीन्स होते हैं वो मैटर की किस स्टेट में मिलते हैं। आया कि वो लिक्विड होते हैं, वो गैसेज होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, वो किस स्टेट में होते हैं। तो बेटे अल्केन की तरह तीनों तरह की फिजिकल स्टेट आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो आपके पास होते हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स, ठीक है? फर्स्ट 3 मेंबर्स से क्या मुराद है? C2 से लेकर C4 तक, क्योंकि आपको पता है ना अल्कीन का सबसे छोटा मेंबर कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, कार्बन 1 वाला अल्कीन नहीं होता, ठीक है? तो कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4, तो 3 मेंबर इसमें आ जाएंगे, ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। तो बेटा ये जो 3 मेंबर्स आपके पास होते हैं C2 से C4 तक, बेटे ये आपके पास होती हैं गैसेस। क्या होती हैं ये? गैसेस, मतलब इनके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते होंगे। और दूसरी नेक्स्ट जो आपके पास मेंबर्स होते हैं 11, C5 से लेकर C15 तक के, ये 11 मेंबर्स आपके पास बनते हैं। तो बेटा ये आपके पास हुआ करते हैं लिक्विड्स, ठीक है? ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं और यानी करीब आ जाते हैं थोड़े से। और बेटा लास्ट पे ग्रेटर देन C15, मतलब कार्बन 15 से आगे जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास होंगे सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले, ठीक है? तो कुछ मेंबर गैसेस, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड, ये तीनों फिजिकल स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो बेटा इसकी रीज़न क्या है? वही रीज़न है जो हमने अल्केन में भी डिस्कस की थी कि भाई इस तरह से फिजिकल स्टेट वेरी क्यों करती है। बेटा ये डिफरेंस इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स में ऑपरेट करती हैं, और हमें पता है जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज़ करते हैं यानी मोलर मैस इंक्रीज़ करता है, वैसे वैसे अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे कम मोलर मैस था क्योंकि कम कार्बन थे, इसलिए फिजिकल स्टेट जो है वो गैसेस है, क्योंकि अट्रैक्शंस कम होती हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, देयरफॉर दे आर गैसेस। और नीचे कार्बन एटम बढ़ गए, मोलर मैस बढ़ गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मजबूत हो गई होगी, मॉलिक्यूल करीब आ गए होंगे, एज अ रिजल्ट वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। और बेटा उससे आगे यही चीज़ जो है वो मजीद जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ लेती है, और आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल मजीद करीब आकर किस में तब्दील हो जाते हैं? सॉलिड में। क्लियर है आपको? जी, तो ये चीज़ थी बिल्कुल वैसे अल्केन की तरह। अब नेक्स्ट जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी का। तो बेटा ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, सॉल्युबिलिटी हमेशा से एक ही ट्रेंड को फॉलो करती है, और वो हमारे पास होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग आप अच्छे से समझते हैं। पोलर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड पोलर सब्सटेंसेस डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा से चलती आई है। अब देखिए अल्कीन्स बुनियादी तौर पे क्या है? नॉन पोलर प्रॉपर्टीज़ इन्हें शो करनी चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो बेटा इसलिए बुनियादी तौर पे हम बोलेंगे भाई जो अल्कीन्स होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल। भाई पानी में तो हल नहीं होने लगे, उसकी वजह साफ है बेटा। पानी क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। अल्कीन्स ठहरे नॉन पोलर, तो ये क्यों सॉल्युबल होंगे उसमें? इसलिए इनसॉल्युबल होंगे। तो फिर किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेसिकली नॉन पोलर होते हैं। मसलन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल्स अक्सर हमें पता नहीं होती, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, और इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ये सारे नॉन पोलर हैं।
और अल्कीन्स भी ऑर्गेनिक हैं तो नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर में हल हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कीन क्या होंगे, सॉल्युबल, इसमें तो ये हल होने ही होने। ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा इसमें एक थोड़ा सा ना ट्विस्ट भी है। अल्कोहल की अगर बात दरमियान में कर ली जाए, जनरल ट्रेंड तो पता चल गया, वाटर इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। तो बेटा अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कीन्स अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है बेटा, ये होते हैं बुनियादी तौर पे नॉन पोलर, लेकिन अल्केन के मुकाबले में थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है। अभी आगे ये पॉइंट आएगा, इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। अब देखें अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है, अल्कोहल में पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों एट अ टाइम मौजूद है ना। अल्कोहल को आप देखें तो वो क्या होता है, आर और ओ एच। अब ये जो ओ एच पार्ट है इसमें तो पोलैरिटी है, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव चीज़ मौजूद, बाकी ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये नॉन पोलर। तो भी ठीक है, पोलर यहाँ पर अल्कोहल में दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो अल्कीन्स इसी वजह से इसमें क्या होती हैं, सॉल्युबल, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी भी अल्कीन्स में भी है, और नॉन पोलर नेचर की वजह से अल्कोहल में नॉन पोलर नेचर भी है, उस वजह से भी अल्कोहल में सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अल्कोहल में भी ये समवट सॉल्युबल हुआ करते हैं। ठीक है जी, चलें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी स्मेल या ऑर्डर। तो भी किस तरह की बू होती है, तो देखें हम अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो बेटे टेक्स्ट बुक में तो हमें एक अलग ही लाइन मिलती है, और वो लाइन हमें ये कहती है भाई अल्कीन्स हैव अ पर्टिकुलर स्मेल, दे हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं साफ साफ, और वो हमारे पास क्या है, वो हम लिख लेते हैं अल्कीन्स, ऑल अल्कीन्स, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में ऑल अल्कीन्स आर ऑर्डरलेस है। सर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इनका ऑर्डर होता है, बेटा नहीं, ये चीज़ टेक्स्ट बुक में ज़रा कह लें मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं होता। तमाम अल्कीन्स जो हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती एक्सेप्ट, जी हाँ देयर इज़ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक मेंबर ऐसा है जिसमें पोलैरिटी, जिसमें जो है वो स्मेल होती है, और वो एक्सेप्ट जो है वो किस में आता है बेटे, वो होता है आपके पास ईथीन। जी हाँ, अल्कीन्स के अंदर सबसे छोटा अल्कीन ईथीन ही है, और बेटा ये ऑर्डरलेस नहीं होता, बाकी सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती उनकी। ईथीन की कैसे स्मेल होती है बेटे, इसकी ना फेंट स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, फेंट स्वीट स्मेल मतलब बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी धीमी सी, मध्यम सी खुशबू होती है इसकी, स्वीटिश सी, तो बड़ी अच्छी लगती है सूंघने में वो। ठीक है, तो ये ईथीन के बारे में है। बाकी जितनी अल्कीन्स होती हैं बेटे ये क्या होती हैं, ये ऑर्डरलेस हुआ करती हैं। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जी। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बेटा नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़े हैं वो है वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ के नाम से। इसका क्या मतलब हुआ, चलें एक लाइन लिखते हैं, ये चीज़ फिर सॉल्व हो जाएगी। देखें भाई वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ में मैं एक लाइन लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। हम लिख लेते हैं भाई जो अल्कीन्स होते हैं ना, अल्कीन्स दे आर पोलर देन अल्केन्स। क्या कहा है हमने, अल्कीन्स आर पोलर देन अल्केन्स, मतलब अल्कीन्स में कुछ देखिए ना, अल्केन्स को जब आपने पढ़ा था तो आपने फुली कह दिया था अल्केन्स आर टोटली नॉन पोलर, किसी तरह की पोलैरिटी होती नहीं है वहाँ पे। तो अल्कीन्स भी बुनियादी तौर पे नॉन पोलर ही हैं बेटा, लेकिन जब आप अल्केन्स उसका कंपैरिजन करते हो दे गॉट सम पोलैरिटी, उनके मुकाबले में इनमें समवट पोलैरिटी होती है। तो चलें उसकी रीज़न तलाश करते हैं। तो इसी वजह से फिर जो है वो अल्कीन्स में चूँकि थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, इस वजह से हमने क्या नाम रखा, वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़। तो उस ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से, अल्केन के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से इनमें वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पोलैरिटी पर डिपेंड करती हैं समवट, तो फिर उन्हें हम वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ के नाम से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें पहले ना रीज़न देख लेते हैं, अल्कीन्स में ऐसा क्या है कि वो पोलर है एज़ कम्पेयर टू अल्केन। तो देखें ये मैं आपको याद करवाना चाहूँगा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से। देखें अल्केन्स में कौन सी मोड का हाइब्रिडाइजेशन था, याद करें, याद आ जाता है आपको, sp3 था उसमें। ठीक है, मुझे पता है आपको याद होगा। और जो अल्कीन्स होती हैं बच्चे, उसमें क्या मोड होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें होता है sp2। डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड वालों में sp3 होती है, डबल बॉन्ड वालों में sp2 होती है।
अब देखिए जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बेटा इसमें s करेक्टर कितना होता है? s करेक्टर याद है आपको? जब हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटे 25% s करेक्टर होता है। बड़ी सिंपल बात है, एक s है और 3 p है, टोटल 4 हो गए ना। तो s का हिस्सा कितना बना फिर? 100% टोटल में से 25% हो गया ना, 75% p है। और इसी तरह अगर आप परसेंटेज s करेक्टर की बात करें sp2 में, तो बेटा यहाँ पे 3 टोटल ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p, तो इसमें 33.3% जो है वो s करेक्टर मौजूद था। ये चीज़ हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखें जी, जो परसेंटेज s करेक्टर है ना, ये जो परसेंटेज आपने निकाली है, इसके हवाले से मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला मैंने? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब समझते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डबली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन। समझ गए? मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा उसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के मुकाबले में। समझ गए बात को? चलें इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं अभी। और ये चीज़ फिर इन टर्न डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसके साथ? पोलैरिटी के साथ। देखिए मैम, बड़ी सीधी सी बात है बच्चों। अब ये चीज़ ना दरमियान में एक ब्रिज के तौर पर आ रही है। देखिए ज़रा आप ख़ुद सोचें बेटा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब चलें देखें, इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस नेचर का, देखें जिसमें 2 कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है और उसके साथ एक कार्बन और अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड है। तो इसमें अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये 2 जो कार्बन्स हैं ये तो sp2 वाले होंगे ना, क्योंकि इन्होंने डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं ये। और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है ये क्या होगा? ये sp3 वाला होगा। अब देखिए हमने अभी भी कहा भाई परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो sp2 वाले इस कार्बन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा हुई ना। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो मुझे बताएं इस बॉन्डेड, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ चले जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा इसकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी तरफ ले गया, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा थोड़ा सा? जी हाँ, और ये कार्बन जिसके इलेक्ट्रॉन खींच गए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ना, पोलैरिटी आ गई, पोल्स बन गए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो डबली बॉन्डेड कार्बन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर पार्शियल नेगेटिव, और जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दूर उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, डबली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इजाफा हो जाता है। पहले कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, आम कार्बन कार्बन का अगर आप सिंगल बॉन्ड बनाए हैं ऐसे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस 0 है। लेकिन जब एक डबली बॉन्डेड हो एक सिंगली बॉन्डेड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें डिफरेंस पड़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी ज़्यादा हो गई इसकी कम। तो डिफरेंस बढ़ जाने की वजह से पोल्स आ जाते हैं, यानी पोलैरिटी आ जाती है। अब डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ गए? तो रिज़ल्ट ये निकला बच्चों कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर असल में डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ? पोलैरिटी के साथ। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? इसका मतलब है जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा s करेक्टर तो फिर अल्कीन में ज़्यादा होता है, अल्केन में कम होता है। तो पता ये चला आपके जो अल्कीन्स हैं दे गोट मोर पोलैरिटी, क्योंकि इनका s करेक्टर ज़्यादा होता है, और अल्केन दे गोट लेसर पोलैरिटी, इनको तो कहते हैं है ही नॉन पोलर, क्योंकि बेटा इनका s करेक्टर बड़ा कम है। क्लियर हो क्या आपको? बेटा इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो अल्कीन्स होते हैं दे आर समवट पोलर, और इसी वजह से ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे यकीनन जो अल्केन्स में उस तरह की नहीं थी जैसी वो किसके अंदर होंगी? अल्कीन्स में होंगी। ठीक है, तो बेटा हमारी किताब ने इतना कह के हमें बाय बाय कह दिया। ठीक है, और मज़े की बातें जो नॉलेज वाली थी वो हमसे डिस्कस ही नहीं की हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उन वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ में से ना कुछ को हम डिस्कस करेंगे आज।
ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं उन वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना और देखेंगे किस तरह पोलैरिटी की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही होंगी। जी, तो स्टूडेंट्स हमने पहली वीकली पोलर प्रॉपर्टी जो वीक पोलर है, मतलब पोलैरिटी की वजह से उसमें वेरिएशन आएगी, वो हमने लिख लिया, वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का तो बेटे जनरल ट्रेंड वही है जो हमने अल्केन के लिए सीखा था। मतलब अल्केन में हमने सीखा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन मॉलिक्यूल इन हाइड्रोकार्बन यू कैन से, क्योंकि अल्कीन को भी करना है ना। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएँ तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू में भी क्या होता है, इजाफा होता है। वजह सिंपल है, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज़ करेंगे मोलर मास इंक्रीज़ करेगा ना, और कार्बन एटम जब इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास मोर सरफेस एरिया होता है जहाँ पे जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बन सकती हैं। तो मोर सरफेस एरिया की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, फिर हाई अट्रैक्शन हो जाएगी ना, तो मॉलिक्यूल को फिर तोड़ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को हमने कम्प्लीटली बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अल्केन्स वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसको फर्दर इसको नहीं डिस्कस करते, मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। बेटा कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, फंडा आ जाएगा जब आप इसी चीज़ को लेकर चलोगे, किसके लिए, अल्कीन्स की गहराई में। अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर जब मज़ीद डीप हम जाते हैं तो बेटा चीज़ें उस तरह नहीं रहती जिस तरह ये होनी चाहिए। जी, तो देखिए अल्कीन के लिए बेटा हम बात करने लगे हैं, तो आपको पता है अल्कीन में हमारे पास एक ज़बरदस्त फिनोमिना होता है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का। अल्कीन्स में ये पाया जाता है ना, तो वहाँ पर हमें पता है अल्कीन्स के अंदर एक सिस आइसोमर होता है, एक ट्रांस आइसोमर होता है। तो बेटा इनके लिए जब बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो बेटा ड्यू टू पोलैरिटी फ़र्क पड़ेगा। अभी तो ट्रेंड तो सेम था, लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमर सिस और ट्रांस के लिए फ़र्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे। तो आपका क्या आइडिया, सिस आइसोमर के लिए वैल्यू क्या होगी और ट्रांस आइसोमर के यकीनन एक की वैल्यू बेटा ज़्यादा है और दूसरे की कम है, यकीनन वजह पोलैरिटी है उसकी। तो चले मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो सिस आइसोमर होता है इट गॉट ग्रेटर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और जो ट्रांस आइसोमर होता है बेटे उसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कम हुआ करती है। ठीक है, देखिए आपसे सवाल इस तरह का सवाल मेरी नज़र से गुजरा है, हमें शॉर्ट आंसर की सूरत में ना क्वेश्चन इस तरह का अगर फ़र्ज़ करें आपसे पूछ लिया जाता है, वो आपको कहे वाई सिस 2 ब्यूटीन, पढ़ा है ना इसको हमने, वाई सिस 2 ब्यूटीन हैज़ हाई वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो आपने रीज़न बतानी है भाई क्यों सिस 2 ब्यूटीन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो भाई रीज़न बताओ क्या है। ठीक है, तो देखिए रीज़न पे अब हम आने लगे हैं। बेटा रीज़न छुपी हुई है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस, इन्हें ना ज़रा ड्रॉ करके देखें, इन आइसोमर्स को हम ज़रा ना ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड पे हम इनको ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं सिस 2 ब्यूटीन के बात करूँ, आइसोमर जो हमारे पास होता है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, और सिस आइसोमर में क्या होता है मिथाइल ग्रुप 2 लगे होते हैं इस तरह सिस अरेंजमेंट में, और जो 2 हाइड्रोजन है इस तरह वो नीचे सिस पोजीशन में होते हैं। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, एक मिथाइल ऊपर और इधर मिथाइल फिर नीचे, अगर इधर हाइड्रोजन ऊपर तो दूसरी तरफ वो नीचे, तो ये ट्रांस पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो है वो पोलैरिटी को कैसे देखते हैं, डाइपोल मोमेंट की मदद से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट याद है फर्स्ट ईयर में हमने सीखा था, कहाँ पढ़ते हैं इसको, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6, लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक। ठीक है, बेसिकली बड़े टॉपिक्स में तो ये आखिरी टॉपिक्स ही था, मजीद 1-2 टॉपिक आपने आगे देखे थे, बट दैट वाज द मेन जो आखिरी पे था। अच्छा देखिए उसमें डाइपोल मोमेंट में आपने सीखा था, डाइपोल मोमेंट आप ड्रॉ करते हो और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब आप उसकी ओरिएंटेशन रखते थे। देखिए ना ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा होगा, तो ये वाली जो साइड, ये जो कार्बन है दे आर मोर नेगेटिव, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ है वो पॉजिटिव हो जाएगी फिर। तो इसका अगर मुझे डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करना हो ना यहाँ से, तो वो इस कार्बन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव समझ के करेंगे, और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होती है, आपने सीखा था। तो अगर किसी को नहीं आता तो बेटा उस टॉपिक को आप एक नज़र देख लें तो आपको पता चल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ओरिएंटेशन होगी। तो इस बॉन्ड के लिए ये आपकी डाइपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। और इसी तरह अगर इस कार्बन के लिए किया जाए तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये आपने डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इस तरह डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं मैंने आपको सिखाया भी था, अगर रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट निकालें हम तो बेटा वो एडिटिव होता है, और उसको हम हेड टू टेल रूल जो आप फिजिक्स में सीखते हैं वेक्टर को एडिशन करने का जो मेथड है उससे निकालते हैं। ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आपको आता नहीं है क्या? इधर देखें, अगर एक वेक्टर आपके पास हो वेक्टर 1, वो आपके पास होता है फ़र्ज़ करें इस तरह से, ये वाला हमने ड्रॉ किया, और वेक्टर 2 आपके पास होता है इस तरह से, तो दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ते हैं ना पहले वेक्टर को इस तरह, तो ये आ गया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट आप निकालते थे पहले वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर का हेड, इस तरह से होता था ना, तो ये इसका रिजल्टेंट। तो इन दो का रिजल्टेंट आपके पास निकलता है किस तरह, कुछ यूँ, ये रिजल्टेंट इन दोनों का होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो दो इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं आपके पास सिस आइसोमर के अंदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यकीनन वो ज़्यादा होगा। और जब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, जब डाइपोल मोमेंट बेटा ज़्यादा होता है तो पोलैरिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुआ करती है, क्योंकि पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट से ही तो डिसाइड होती है। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा है। ट्रांस आइसोमर में आके देखें ना, फिर ट्रांस आइसोमर में क्या है, ये डाइपोल होगा यहाँ से यहाँ ये वाला, और ये दूसरा जो है वो ट्रांस पोजीशन पे, तो ये होगा यहाँ से वहाँ। तो देखें ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। तो इस तरह जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएँ, इस तरीके से हो ये कि एक जो है वो इस ओरिएंटेशन में या दूसरा जो है वो इस ओरिएंटेशन में आया, तो बेटा इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है डाइपोल्स इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर डू नॉट सपोर्ट ईच अदर, दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट, यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही कम होगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे पोलैरिटी भी क्या होगी, कम। तो ये सिस था, ये ट्रांस था। इसका मतलब क्या हुआ, हम फिर यहाँ कुछ लिख सकते हैं ना, हम यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं भैया, आपके पास जो सिस आइसोमर होगा उसके लिए आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी मोर पोलर, ज़्यादा पोलर हो जाएगा वो। और आपके पास जो ट्रांस आइसोमर होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस पोलर होगा। तो बेटा जो चीज़ ज़्यादा पोलर हो जाए उसमें फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा हो जाती है ना। लाइक फ़र्ज़ करें अगर मैं एक मॉलिक्यूल पोलैरिटी वाले की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ आपको आई जाएगी। तो बेटा देखें अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं मान लेता हूँ ए और बी, मतलब यही समझ लें, यही ट्रांस और सिस वाली बात है, लेकिन मैं डबल बॉन्ड दिखा नहीं रहा, ये समझ लें ये वो मॉलिक्यूल है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, पोलैरिटी ज़्यादा हो गई, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह का अगर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो मुझे बताएं ज़रा, ये फिर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो बेटा यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस पैदा होने शुरू हो जाएंगी। तो असल में आप बोलते हैं इन एडिशन टू लंडन फोर्सेस ड्यू टू दी मोर पोलैरिटी ऑन सिस आइसोमर देयर आर स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शंस। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस की वजह से बेटा ज़ाहिर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो एज अ रिज़ल्ट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। पॉइंट फॉलो कर गए आप। तो इस तरीके से जो सिस आइसोमर होता है ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसीलिए सिस 2 ब्यूटीन का ज़्यादा था। और जो ट्रांस आइसोमर है लेस पोलर होने की वजह से उसकी पोलैरिटी कम होगी, जिसकी वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, और ट्रांस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है फिर वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये थी पहली वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ में से एक। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास सेकंड वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी बेटा वही ट्रेंड था, वो भी डायरेक्टली रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के साथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू में भी इजाफा होता है। तो बात वही है, अट्रैक्शन बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे, तो यकीनन उसकी वैल्यू में भी इजाफा होगा। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ किसके दरमियान, अल्केन और अल्कीन के दरमियान। चलें आपको एक क्वेश्चन की सूरत में फ़र्ज़ करें, हमें एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया कुछ इस अंदाज़ में, अगर वो आपसे कह दे कि भाई बताएं ज़रा अल्कीन्स जो है दे गॉट हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स, वाई, मतलब अल्कीन्स के पास जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन, उसकी रीज़न बताएं भाई हमें। तो बेटा इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं है, आप पीछे पढ़ रहे हो, सिंपल यहाँ पे आंसर जो है वो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा ना। पोलैरिटी की बात आप सिंपल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा भी अल्केन तो नॉन पोलर होते हैं
और अल्कीन्स पोलर होते हैं, वही sp3 sp2 वाला केस है। मोर एस करेक्टर होगा तो ज़्यादा पोलैरिटी अल्कीन के अंदर है, तो यकीनन इस लिहाज से देखें तो ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस अल्कीन के अंदर, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और अल्केन का वो कम होगा। इट्स क्लियर। लेकिन बेटा वही बात आ गई, अगर अल्कीन की क्लास के अंदर गहराई में जाएँ तो आपके पास क्या होता है, ठीक है। अगर मैं उसी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की ही बात कर लूँ, हमें पता है अल्कीन्स में तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, तो आपके पास एक सिस आइसोमर होगा फिर से और एक ट्रांस आइसोमर होगा फिर से। तो बेटा ये बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन है। उसकी रीज़न तो आपको कहना चाहिए कि सर देखें अब तो पोलैरिटी सेम हो गई, क्योंकि दोनों अल्कीन्स हैं ना, तो अब पोलैरिटी का कोई फ़र्क नहीं रहा। सिस आइसोमर भी एक अल्कीन है, ट्रांस आइसोमर भी, दोनों अल्कीन्स हैं, तो पोलैरिटी तो फिर दोनों में होगी ना। यहाँ पर हमने कहा अल्कीन की पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा फिर उसकी भी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या कोई फ़र्क होगा फिर मेल्टिंग पॉइंट का सिस आइसोमर का और ट्रांस आइसोमर का? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटा होता है, ठीक है, होता है फ़र्क। तो चलें देखें फ़र्क। अभी भी आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया, क्या कहते हैं आप, सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, या फिर कम होगा, क्या कहते हैं? वैसे तो अक्सर साथ साथ चलते हैं ना, लेकिन आज इन्होंने मुंह मोड़ लिए हैं बेटा। सिस आइसोमर के लिए जो वैल्यू होती है दैट इज़ लो, और ट्रांस आइसोमर के लिए जो वैल्यू हुआ करती है वो हाई हुआ करती है। आप हैरान होंगे सर ऐसा कैसे, सिस आइसोमर में यकीनन जो है वो नज़र आ रहा था उधर के ज़्यादा पोलर नेचर आ गई है, तो उसका तो ज़्यादा ही होना चाहिए था। बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज़रा उसके ऊपर और करें, वो होता क्या है, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट में आप करते क्या हो, एक सॉलिड सब्सटेंस को चेंज करते हो एक लिक्विड चीज़ में। आप फुल्ली अट्रैक्शंस को नहीं तोड़ते, मतलब जब सॉलिड जो है, सॉलिड चीज़ जो है जब वो तब्दील हो रही होगी लिक्विड चीज़ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूल जो सॉलिड होता है ना उसमें एक अरेंजमेंट होती है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, और आप जब उसको हीट देते हो और उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हो यानी लिक्विड फॉर्म में ला रहे होते हो, तो बेटा सबसे पहले वो ना पैकिंग खुलती है, वो अरेंजमेंट खुलती है, खुल के लूज़ हो जाती है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल टूट नहीं जाया करती हैं, तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का इम्पैक्ट होता है, नो डाउट होता है, लेकिन बेटा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैकिंग है कि पैकिंग जल्दी खुलेगी या लेट खुलेगी। अब वो डिपेंड करता है पैकिंग अच्छी पैकिंग हुई है, कॉम्पैक्ट पैकिंग हुई है, तो वो फिर कॉन्फ़िगरेशन पे बात चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ना हमें पैकिंग को डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर बात जो है वो बेस करेगी। अगर पैकिंग जल्दी खुल गई तो कम टेम्परेचर लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर पैकिंग अच्छी है तो वहाँ पे पैकिंग जल्दी नहीं खुलेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, हीट ज़्यादा लग जाएगी ना वहाँ पे। तो चलें वही सिस और ट्रांस आइसोमर को ना थोड़ा सा अगर देखें, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर से ड्रॉ करके ही आंसर मिल पाएगा हमें। तो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक ट्रांस आइसोमर, वही ट्रांस 2-ब्यूटीन जो पीछे हमने अभी पढ़ के आए हैं, ये ड्रॉ कर लिया। और सिस आइसोमर का भी इसके सामने ही हम ना ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस अंदाज में। तो दोनों हाइड्रोजन नीचे बना लिए और दोनों मिथाइल ग्रुप हमने सिस अरेंजमेंट देने के लिए ऊपर बना दी, ठीक है। आप देखिए ज़रा, अब मुझे बताएं ज़रा इन दोनों में से, याद रखें जब चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिक हो ना, जब मॉलिक्यूल ज़्यादा सिमेट्रिक हों तो सॉलिड फॉर्म में जब वो आते हैं तो उनकी पैकिंग ज़्यादा सिमेट्री की वजह से ना ज़्यादा अच्छी और कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है वहाँ पर। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सिमेट्रिक होगा यकीनन उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो मुझे बताइए ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर, तो बताएं किसकी सिमेट्री आपको ज़्यादा नज़र आती है। जो देखें जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो कहेंगे सर देखिए ट्रांस में तो सिमेट्री होती नहीं, एक मिथाइल ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो यहाँ पे तो इत्तेफाक तो है ही नहीं, तो सिमेट्री कैसी रहेगी यहाँ पे। लेकिन देखें ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, दोनों मिथाइल एक तरफ, दोनों हाइड्रोजन, तो बड़ी सिमेट्रिक फॉर्म लग रही है। नहीं बेटे सिमेट्री ऐसे नहीं, उस सिमेट्री की बात नहीं कर रहे आप। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मुझे पैक करना हो, ये मॉलिक्यूल है, इसमें देखिए 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं। आप मुझे बताएं अगर आप एक कमरे में फ़र्ज़ करें मोटे आदमियों को साथ साथ खड़ा कर रहे हो, पैक कर रहे हो उनको, तो मुझे ये बताओ क्या वो मोटे मोटे आदमी अच्छे से पैक होंगे वहाँ पे? मुझे बताएं जब वो खड़े होंगे तो उनके इन बिटवीन स्पेसेस नहीं होंगी ज़्यादा। तो बेटा बस समझ जाएं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट फॉलो कर गए ना आप। तो बेटा देखें जहाँ पर क्या है, अब इस केस में यहाँ पर पैकिंग अच्छी नहीं होगी बेटा, क्योंकि देखें दोनों साइड, एक ही साइड पे बड़े ग्रुप्स, एक ही साइड पे छोटे ग्रुप्स, तो जब आप साथ साथ खड़ा करेंगे वहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, तो पैकिंग जगह रह जाएगी, तो लूज पैकिंग। तो हम बोलते हैं भाई सिमेट्रिक नहीं होगी, इसको मैं बोल सकता हूँ इट वुड बी द लेस सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्री ज़्यादा नहीं होने वाली है, इस केस में लेस सिमेट्रिक फॉर्म हो गई है, जिसकी वजह से पैकिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप बात करें ट्रांस की, देखिए इसमें बैलेंस आ गया हुआ है। अगर एक मिथाइल ग्रुप जो कि बड़ा ग्रुप है ऊपर है तो दूसरा नीचे आ गया, उसको बैलेंस कर दिया, एक ही तरफ बोझ नहीं डाला। एक हाइड्रोजन छोटा अगर नीचे रखा है हल्का तो ऊपर भी रखा है,
ताकि बैलेंस बरकरार है। तो ये बेटा अल्केन मॉलिक्यूल को बोलते हैं दे आर मोर सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है, और बल्कि ये स्ट्रेटर होते हैं। ये जाहिर है जब दोनों भारी ग्रुप एक तरफ चले जाएंगे तो स्ट्रेट मॉलिक्यूल तो नहीं रहेगा, बेंडिंग होगी, और अगर एक ऊपर एक नीचे, एक मोटा ऊपर एक मोटा नीचे, तो बैलेंस हुआ है ना, तो सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा और ये स्ट्रेटर मॉलिक्यूल होगा। बेंडिंग होने का चांस बड़ा कम है, अगर ऊपर की तरफ बेंड होगा नीचे वाला मॉलिक्यूल उसे बैलेंस करेगा, नीचे वाला ग्रुप सॉरी। तो इस तरह से इट इज़ मोर सिमेट्रिक। तो बेटा अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर सिमेट्री ज़्यादा होगी तो बेटा पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी, और अगर सिमेट्री कम है तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो मुझे बताएं पैकिंग जल्दी कहाँ खुल जाएगी, फिर यहाँ पे जल्दी खुल जाएगी। ये कौन है, ये सिस आइसोमर है, और पैकिंग जल्दी खुल गई तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, इसका मतलब है सिस आइसोमर के केस में लो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और ट्रांस के केस में यकीनन वो स्ट्रेटर है, मोर सिमेट्रिक है, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। पॉइंट फॉलो कर गए आप। तो इस तरीके से ये चीज़ चला करती है कि आपके पास जो ट्रांस आइसोमर होते हैं हमेशा उनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज और देखें फिर बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये चीज़ उलट थी, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही थी पोलैरिटी की, अट्रैक्शन पे डायरेक्ट डिपेंड करता है ना वो, क्योंकि बॉइलिंग में आप क्या करते हो, लिक्विड को गैस बनाते हो, तो वहाँ पे तो मकसद होता है बॉन्ड तोड़ना, तो टोटली वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, पैकिंग का चक्कर ही नहीं होता वहाँ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये फैक्टर होता है। क्लियर हो गया। अब देखें इस चीज़ को ना मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए, ताकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ना बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो बच्चों ये देखें मैंने आपके लिए नोट के तौर पर दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक अरेंज्ड मैनर में आसान करके लिख दिया है, आपको इससे भूलेगा नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से सिस और ट्रांस केस में वेरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस आइसोमर के लिए क्या होगा, सिस आइसोमर ज़्यादा पोलर होता है, ये पीछे हमने बात की ना, सिस में वो जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडिटिव होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सिस आइसोमर इज़ मोर पोलर एंड लेस सिमेट्रिक। अभी देखा ना जो सिस आइसोमर जो था वो लेस सिमेट्रिक था और ज़्यादा पोलर था, तो मोर पोलर एंड लेस सिमेट्रिक सिस आइसोमर हैव, मोर पोलर होने की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट और लेस सिमेट्रिक होने की वजह से लेस मेल्टिंग पॉइंट। फॉलो करेंगे। इसी तरह अगर ट्रांस आइसोमर पे आ जाएं, ट्रांस आइसोमर क्या था, लेस पोलर था, क्योंकि उसमें डाइपोल्स कैंसिल कर देते थे ना एक दूसरे को, एंड मोर सिमेट्रिक, और वो मोर सिमेट्रिक था। अब लेस पोलर एंड मोर सिमेट्रिक ट्रांस आइसोमर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लेस पोलर नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू मोर सिमेट्रिक नेचर। फॉलो करेंगे। तो बेटा इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, उसको एक तरह हमने उसका अहाता कर लिया, उसको अरेंज कर लिया, अब ये हमें भूलेगा नहीं, याद रहेगा, ठीक है बच्चों। चलें तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीकली पोलर प्रॉपर्टी और लास्ट वीकली पोलर प्रॉपर्टी को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट ये आपके पास नेक्स्ट जो है वीकली पोलर प्रॉपर्टी है और वो है डाईपोल मोमेंट। तो बेटा अभी डाईपोल मोमेंट का ऊपर तस्करा किया तो था, तो थोड़ा सा उसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। याद है आपको डाईपोल मोमेंट जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे म्यू से, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी था कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हों, एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे HCl मॉलिक्यूल ले लेते थे, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मान लें नेगेटिव के तौर पे, हाइड्रोजन पॉजिटिव और दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता था। तो दो ऑपोजिट चार्जेस और उनमें क्या हो, उनमें एक डिस्टेंस भी मौजूद हो, ठीक है, डिस्टेंस d मान लें। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, तो बेटा डाईपोल मोमेंट आपके पास क्या था, प्रोडक्ट था, हासिल ज़रब था किसका, चार्ज की वैल्यू का, जो भी म्यूचुअल चार्ज होगा इन पे, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उस डिस्टेंस के साथ जो इनके दरमियान है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से ये फार्मूला होता था डाईपोल मोमेंट का। और डाईपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में, यानी इस मॉलिक्यूल के लिए डाईपोल हमारे पास क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाईपोल मोमेंट्स होते हैं। तो बेटा अगर आप अल्कीन के लिए इसको देखें तो अल्कीन के लिए फिर से हमारे पास वही चीज़ हो गई, अगर हमारे पास एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है, तो उसके केस में मुझे बताएं ज़रा सोच के हमारे पास किस तरह से डाईपोल मोमेंट की वैल्यूज़ होंगी। सोचें ज़रा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ आपको समझा दी, अब जवाब देना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए जो सिस आइसोमर होगा बेटे, हम बात कर चुके हैं, सिस आइसोमर के केस में क्या होगा, डाईपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि डाईपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना, तो आप लिखेंगे मोर डाईपोल मोमेंट, मोर म्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें ट्रांस आइसोमर की, तो ट्रांस आइसोमर में तो डाईपोल कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब है इसकी जो होती है डाईपोल मोमेंट वो क्या होती है, लेस इन वैल्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे एक छोटा सा और फैक्ट भी है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बेटे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव में एंट्री टेस्ट वगैरह में ये चीज़ें आपको ये देखें ना, ये वाले फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के लिए। ये वाले पॉइंट्स जो हमने देखे हैं, किताब ने डिस्कस नहीं किया हैं, लेकिन ये दे एग्जिस्ट और इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा एंट्रेंस टेस्ट वगैरह का जो टेस्ट देंगे ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, और आप ये जानकर तब हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि ये चीज़ें आपको सिखाई गई थी ऑलरेडी। ठीक है, चलें, तो वो फैक्ट क्या है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को लेकर, और वो हमारे पास ये है बेटे, आपके पास जो होते हैं सिमेट्रिक ट्रांस आइसोमर्स, कौन से? सिमेट्रिक ट्रांस आइसोमर्स, उनके लिए बेटे डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। देखें, जैसे मैं अगर ये बना लूँ एक मॉलिक्यूल, देखें सिमेट्रिक ट्रांस, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल बना लूँ ये वाला, वही जो मैंने बनाया है सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन हमने जो बनाया, ये ट्रांस आइसोमर में बना रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे सिमेट्रिक से क्या मुराद। अब देखिए सिमेट्रिक से यहाँ मुराद कुछ इस सेंस में है, देखें दोनों CH3 ग्रुप हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, मतलब दोनों ही एक जैसे हैं ना। यहाँ अगर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये हाइड्रोजन तो वो भी हाइड्रोजन, तो सेम टाइप के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रांस पोजीशन में मौजूद हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो जो जितना अफेक्ट ये CH3C बॉन्ड का होगा इस डायरेक्शन में डाइपोल का, उससे बिल्कुल उतनी ही मिकदार में CH3C बॉन्ड का ये वाला होगा, तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो इसकी डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मिथाइल की बजाय इथाइल होता, इथाइल, तो तब इधर का डाइपोल इधर के डाइपोल को कंप्लीटली कैंसिल ना कर पाता। हाँ, उसकी वैल्यू कम ज़रूर हो जाती, नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ना होती, कुछ ना कुछ वैल्यू, छोटी वैल्यू निकलती ज़रूर। तो डाइपोल मोमेंट कंप्लीट ज़ीरो होता है किस आइसोमर के लिए? जिसमें जो सिमेट्रिक ट्रांस आइसोमर होता है, क्योंकि उसके डाइपोल जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अपोजिट होती है फिर, तो इसलिए वो ओवरऑल कैंसिल करके ज़ीरो आंसर ले आते हैं। क्लियर है? तो अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से हो तो वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो पाता। बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट डाइपोल मोमेंट, और हमने तमाम तर उन पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है जो हमारे लिए यहाँ पे यूज़फुल हो सकते थे। और बेटा इस तरह हमने अल्कीन्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ग्रिप पकड़ ली है। तो बेटा अब इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, वो बाद में इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को बाय बोल दें। अल्लाह हाफ़िज़।